हिमाचल एक ऐसी स्टेट है, अगर आयुर्वेद के माध्यम से यहाँ हेल्थ टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाए तो ये एक सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बन सकती है। स्टूडेंट्स को अगर आयुर्वेद अपनाना है तो उसको फिर पूरे मन से अपनाना पड़ेगा, आधे अधूरे मन से नहीं। इंडिया में सर आयुर्वेदा को बोलते तो सभी हैं लेकिन मानते उस लेवल पे नहीं है जितना इंटरनेशनली अडॉप्ट कर रहे हैं लोग। जी, जो फॉरेन में पहले इसका दुष्प्रचार हुआ, अब वो लोग इसको अपनाना शुरू कर दिया है, वहाँ पे रिसर्च भी कर रहे हैं। जनरली आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि एलोपैथी दवाइयों का जो एक असर है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू आयुर्वेदिक मेडिसिन। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आयुर्वेद को लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, मतलब जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं आयुर्वेद करवा लो, जबकि इससे उल्टा होना चाहिए। हर एक एक्यूट इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, सब पेशेंट्स आयुर्वेद के माध्यम से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। मैंने नहीं चूज किया इसको, आयुर्वेद ने मुझे चूज कर दिया। आज के टाइम में हर एक इंसान डायबिटीज, स्ट्रेस जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये हमारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है या हमारी बॉडी की। और अगर आयुर्वेदा के पास ये आंसर्स हैं तो हमने उसे सिर्फ एक मेडिसिन ऑप्शन की तरह क्यों छोड़ दिया गया है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने आयुर्वेदा को एक ट्रीटमेंट नहीं, एक वेलनेस मूवमेंट बना दिया है। 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, 25 कंट्रीज से ज्यादा पेशेंट्स उनके पास आते हैं एंड इंडिया में बहुत से वेलनेस सेंटर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन शर्मा जी। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने आयुर्वेदा को एज अ करियर ऑप्शन चुना, तो ये कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है एक आयुर्वेदा डॉक्टर के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वेदा भी भारत में उसको वैसे ही मान्यता है जैसे बच्चे एमबीबीएस के लिए जाते हैं। तो 12th के बाद आयुर्वेदा का एक कोर्स जो BAMS, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी का एक कोर्स होता है, जो 5.5 years के लिए होता है। तो 12th के बाद उसी कंफ्यूज स्टेट में मैं भी इस कोर्स को ज्वाइन किया था। लेकिन जाने के बाद में जब पढ़ना शुरू किया और देखना शुरू किया और उस साइंस के प्रति जो मेरा रुझान था वो बनता गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है और वो सिर्फ दवाइयों की बात नहीं कर रही है, वो लाइफ के हर एक पहलू को उजागर कर रही है कि क्या चीज़ें करने से आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्या नहीं करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा के लिए बना रह सकता है। तो फिर उसमें मेरा इंटरेस्ट होता गया। तो फिर मेरी सफ़र जो डिग्री करने का था वो कर्नाटक से शुरू हुआ। शिमोगा नाम एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। तो वहाँ से मैंने अपनी BMS की पढ़ाई पूरी करने के बाद और फिर वो सीखने का सफ़र हुआ, तो मैंने 5 साल फिर देहरादून में रहा। वैद्य बालेंदु प्रकाश जी हैं, 2007 से 2012 तक। और फिर 2012 से मुझे सफ़र ले आया कांगड़ा, और 2012 से एक छोटे क्लिनिक से लेके और आज हम 26 में हैं, जहाँ पे हमारे पास एक इन हाउस फैसिलिटी है आयुर्वेद के लिए, जहाँ पे हम पेशेंट्स को वहीं रखते हैं। तो ये बस फ्लो के साथ में ही मैं इस सफ़र पे चल पड़ा, और मैंने जब इस साइंस को अपना लिया तो बस आज की प्रेजेंट सिचुएशन में हम और एक्सपेंशन की तरफ देख रहे हैं। तो यही एक सफ़र है, मैंने नहीं चूज़ किया इसको, आयुर्वेद ने मुझे चूज़ कर लिया। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र ने मुझे अपनाया है। मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं अपना पाता, बट ये सफ़र था तो मैं जैसे भी आया मैंने इसको एक्सेप्ट किया, जिस तरह से भी मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया, और कुछ भगवान की कृपा होगी जो मैं इस शास्त्र के माध्यम से लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। तो सर, कांगड़ा की आपने बात की, तो कांगड़ा में अथर्व आयुर्धाम नाम से आपका एक हॉस्पिटल है, सर उसके बारे में कुछ बताइए। तो जो हम अथर्व आयुर्धाम आयुर्वेदा हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं तो इसका सफ़र शुरू हुआ था कर्नाटक से। मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन डंबल सर, ये उन्होंने शुरू किया था, और उनकी जो मुहिम थी कि अपने कुछ शिष्यों को उन्होंने तैयार किया, और फिर हमने भी उसी नाम को अपना लिया। तो 2012 में जब मैं देहरादून से सीखने के बाद में 2012 में कांगड़ा आया, तो कांगड़ा में आके हमने एक छोटे से क्लिनिक से शुरू किया, और धीरे धीरे फिर 2017 से हमने हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करके 18 से हमने फिर अथर्व आयुर्धाम आयुर्वेदा हॉस्पिटल की जो जर्नी थी वहाँ से शुरू हुई, और जो जर्नी चलते चलते आज लगभग 25 से ज़्यादा देशों के लोग उस जगह पे आ चुके हैं,
और ट्रीटमेंट्स हमसे करवा चुके हैं। और इसी तरह के अथर्वा आयुर्वेदा के और सेंटर्स भी हैं जो कर्नाटक में हैं और राजस्थान में हैं। तो सर एक जर्नल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग जो हैं वो बहुत सी ऐसी हेल्थ मिस्टेक्स कर रहे हैं जनरली जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और जी। हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग जनरली करते हैं? देखिए, आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं ना, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आयुर्वेद एक वो शास्त्र है जो सिर्फ दवाइयों के माध्यम से ही आपको ठीक नहीं कर रहा। तो जैसे आपने ये एक प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लाइफस्टाइल है, या ऐसी क्या चीज़ें हम कर रहे हैं कि बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। कभी भी देश की तरक्की को कभी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स के साथ में नंबर ऑफ हॉस्पिटल ज़्यादा हैं तो इस तरह से हमें नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि उस देश की जनता या लोग कितने स्वस्थ हैं। बट आज की इस भाग दौड़ भरी जो सिचुएशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां ज़रूर कर रहे हैं जिनके कारण से बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो वो गलतियां क्या हैं? वो गलतियां हो सकती हैं, एक तो जिस तरह का इन्वायरमेंट या पॉल्यूशन या खाने पीने की चीज़ें उसमें अल्ट्रेशन हो रही है, उसमें प्योरिटी नहीं रह गई है। आदमी का जो भागदौड़ की वजह से जो मानसिक स्टेट है वो भी बैलेंस में नहीं है, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ एम्बिशन है, कुछ ना कुछ पाना है, और जब नहीं मिल रहा है तो फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो जब ये इम्बैलेंस हो रहा है लाइफस्टाइल का और डाइट का, तब वो जाके कई तरह की ऐसी बीमारियां पैदा कर रहा है जो आज के समय में लाइलाज भी हैं। जैसे डायबिटीज़ आप कह लो, हाइपरटेंशन आप कह लो, या आपकी आजकल की नई जनरेशन को स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा है, इंसोमिनिया का है, नींद नहीं आने की, इस तरह की सिचुएशन है। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को प्रकृति से दूर ले गए, अपने खाने पीने की आदतों को हमने बदल दिया है और अपने आप में कहीं ठहराव कम है। तो यही एक कारण है कि जो आज ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं, चाहे वो हमारी लेट तक जागने की आदत हो या सुबह लेट उठने की आदत हो, या खाना फास्ट फूड या बाहर का खाना जिसमें मैदा, तली हुई चीज़ें, इस तरह का खाना ज़्यादा कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं और वो फिर हमें बीमारियों की तरफ ले जा रहा है। सर आपने बात की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की, जी। जैसे डायबिटीज है, स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है या स्लीपिंग इश्यूज हैं। जी। तो इन सब चीजों में आयुर्वेदा कैसे इफेक्टिव है? तो आयुर्वेद की तो शुरुआत ही वहाँ से होती है कि आयुर्वेद का पहला जो मोटो है, वो गोल है, वो कहता है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ बनाया रखा जा सके, वहां से शुरू होता है आयुर्वेद। तो वो कैसे रहेगा, उसको खाने पीने, उसकी जीवन शैली के बारे में बताया जाता है आयुर्वेद में कि कब उठना चाहिए, कब नाश्ता करना चाहिए, और नाश्ता कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन, खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, या पानी कब पीना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ी भ्रांति पानी के बारे में भी है कि पहले नहीं पीना है, बाद में नहीं पीना है, दोनों ठीक है, लेकिन खाने के साथ साथ घूंट घूंट करके पानी पीना है, ये आदत हम भूल चुके हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिली कि पहले और बाद वाले तो बहुत लोग ही करते हैं कि पहले नहीं पीते हैं, बाद भी नहीं पीते हैं। बट इसी तरह की और छोटी छोटी आदतें जो है ना, जिनको हमने अननोइंगली अपना लिया। तो आयुर्वेद उन छोटी छोटी आदतों के बदलाव के तरीके और उनको कैसे करना चाहिए, तो उठने से लेकर और रात को सोने तक कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसी हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, इन सब का ध्यान रखता है। तो इसलिए ये एकमात्र एक ऐसी साइंस है जो जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। और जब जीवन की बात करते हैं तो निरोग और स्वस्थ अवस्था या रोग की अवस्था, वो भी उसी जीवन में आएंगी। तो हर एक आदत ऐसी बनाई जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें और बीमारियां हमें कम पकड़ें। तो वो कैसे रहेंगे, स्वस्थ शरीर जब होगा तो किस सीजन में क्या खाना है, और किस तरह की सब्जियां या फल या कौन सा अनाज किस सीजन में खाना है, ये आते बताता है। कब सोना है, ये आते बताता है। क्योंकि आज हम प्रकृति से दूर जा चुके हैं। तो जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की हमें पता ही नहीं अब कौन सी चीज़ कब मिलती है। हर टाइम हर चीज़ मिलती है, जो सही नहीं है। क्योंकि प्रकृति ने एक पर्टिकुलर सीजन में जो चीज़ें हमें देता है वो एक एंटीडोट की तरह होती हैं। उस सीजन पे जो बीमारियां पैदा हो सकती हैं
जो सिचुएशंस आ सकती हैं उनको काउंटर करने के लिए नेचर ने हमें उस समय पे वैसी हर्ब्स, वैसे फल और वैसी सब्जियां दी हैं। अगर हम उसके अगेंस्ट खाएंगे, जो सर्दियों में होने वाली चीजें हैं उनको अगर हम गर्मियों में खाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी प्रकृति कहीं ना कहीं विपरीत व्यवहार करेगी, क्योंकि वो तो रेडी है गर्मियों के लिए, आप उसको सर्दियों का खाना दे रहे हो, तो कैसे उसको मतलब इसलिए ज्यादा से ज्यादा आज इन्फ्लामेशन करने वाली स्थितियां पैदा हो रही हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ रहे हैं, कैंसर की स्थितियां ज्यादा बढ़ रही हैं, जब बॉडी सडन शॉक में चली जाती है। अब इस समय पे बाहर टेम्परेचर आपका अगर 35 डिग्री और हम एसी में यहाँ बिल्कुल 20 डिग्री करके बैठे हैं और अचानक से आप बाहर जाओगे और एकदम बॉडी 35 डिग्री से एक्सपोज होगी, तो सडन बॉडी को एक झटका लगेगा कि ये क्या, मैं तो अभी 25 में थे, अब 35 में आना है। तो इस तरह की जो विपरीत परिस्थितियां और सडन बदलाव होते हैं ना, वो फिर ऑटोइम्यून और इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। तो यही एक कारण है कि आयुर्वेद की रेलिवेंस आज के समय में क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो जीवन जीने की एक पद्धति हमें सिखाता है। सर, आपने पानी की बात की, तो जनरल क्वेश्चन होता है, लोग बोलते हैं कि खाने से पहले पानी आप पी सकते हैं, वो एक अमृत की तरह बोलते हैं, या खाने के साथ भी है वो ठीक है, वो चल सकता है, लेकिन खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो इन सब चीजों में मतलब क्या सही है उसमें और क्या गलत आयुर्वेदा के हिसाब से? देखिए, खाने के एकदम पहले पानी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आपको भूख लगी है और आपकी अग्नि प्रज्वलित है, या जिनको मॉडर्न में एंजाइम्स कह रहे हैं, सेक्रेट हुए हैं खाना पचाने के लिए, अगर आप उस वक्त पानी पी लेते हो तो वो अग्नि मंद हो जाएगी, तो फिर आप खाना खाओगे तो वो पचेगा नहीं, या कम खाना खाया जाएगा। कम मतलब ठीक है, कम ही खाना चाहिए, बट वो अग्नि मंद हो जाती है और भोजन को पचाने में उसकी जो जितनी अग्नि जरूरत होती है उतनी नहीं रह पाती है, या एंजाइम्स जो चाहिए हमें भोजन पचाने में वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो एक तो ये हो गया पहले। बाद में डेफिनेटली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भोजन जब स्टमक में पचना शुरू होता है तो वो मिक्सचर बनता है उसका। तो अब आप देखो कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जैसे जब हम भोजन खाते हैं और उसमें भोजन खाया ऊपर से आपने पानी डाल दिया तो उसकी मिक्सिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर तो हम खाना खाने के बाद इमीडिएटली एक गिलास पानी का पी लें तो प्रॉपर से वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो भोजन प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी और वो फिर ऐसे ही आगे फ्लश आउट हो जाए। रही बात बीच में पानी पीने की, तो जब डाइजेशन की प्रोसेस जो हमारे मुंह से शुरू हो जाती है, जब भी हम खाना खाना शुरू करते हैं तो आप देखते हो कि पहले बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर एक ही जैसा हो जाता है, क्योंकि हमारी टेस्ट बड पे कोटिंग आ जाती है। तो अगर हम खाना खाते खाते थोड़ा सा जल पिएंगे तो वो कोटिंग जाएगी और खाना बिल्कुल स्टमक तक पहुंचेगा, और जब थोड़ा थोड़ा पानी हम देते रहेंगे तो उसकी मिक्सिंग प्रॉपर होती है उस आहार की। जैसे कि हम कोई चीज़ मिलानी हो, होमोजेनियस मिक्सचर बनाना हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा डाल के धीरे धीरे मिक्स करते हैं हम। आटा भी गूंदना हो तो ऐसा नहीं करते ना कि आटे में पूरा एक जग पानी का पहले डाल दिया, उसको धीरे धीरे, ताकि वो एक मिक्सचर बन जाए अच्छी तरह से। यही भोजन के लिए भी अगर हम धीरे धीरे घूंट घूंट करके, तो एक तो हमारा ट्रैक पूरा क्लियर रहेगा, हमें दोबारा से भोजन अच्छा लगेगा, और जब टेस्ट बड से कोटिंग उतर जाएगी तो सेक्रीशन, सलाइवा की सेक्रीशन बेटर हो जाएगी, तो वो डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता है। इसलिए मध्य में पीना चाहिए और बाद में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो सर, जो आजकल मसाज थेरेपीज चलती हैं, तो जो आयुर्वेदा की टर्म है पंचकर्मा थेरेपी जो है, वो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, ये एक विडंबना है कि अब आज के समय में पंचकर्मा को ना एक वेलनेस का नाम टैग दे दिया गया, या डिटॉक्स का नाम दे दिया गया, या सिर्फ कई मसाजिस को पंचकर्मा कह देते हैं। पंचकर्म आयुर्वेद की वो विधा है जो बहुत ही प्रिसाइज और एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जिसके साथ में बहुत सारी आप जटिल बीमारियों को हील कर सकते हो। लेकिन पंचकर्म करवाने के लिए डॉक्टर और वो पेशेंट दोनों को एकदम अलाइन होना पड़ेगा, पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि मन और शरीर दोनों वहीं पे होने चाहिए, डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। जल्दबाजी में पंचकर्म नहीं हो सकता। पंचकर्म से पहले कुछ प्रेपरेशंस होती हैं। तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि पंचकर्म क्या है। पंचकर्म में शुद्धि का प्रोसीजर है जिसमें 5 प्रधान कर्म है। जैसे लोगों का जनरल है पंचकर्म करवाना है, पंचकर्म को ये एक प्रोसीजर नहीं है, 5 प्रधान कर्म है जिसको वैद्य एनालाइज करता है, डॉक्टर एनालाइज करता है, आपकी प्रकृति के अनुसार वो प्रोग्राम बनाता है। तो इसमें वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण
और नस्यम, ये 5 प्रधान कर्म होते हैं। और इसके साथ में छोटे छोटे बाह्य कर्म और होते हैं कि कटी बस्ती या घुटनों के लिए ट्रीटमेंट या शिरोधारा या फेस के लिए कोई और ट्रीटमेंट्स, तो वो एसेसरीज मैं कहूँगा, बट प्रधान कर्म ये होते हैं। और जिनको उस पेशेंट की प्रकृति के अनुसार या कौन सा दोष उस वक्त विकृत हुआ है उसके अनुसार उसको रिकमेंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लंग से रिलेटेड इशू है, कफ से रिलेटेड इशूज हैं, स्किन से रिलेटेड इशू है, तो वमन एडवाइस किया जाता है। तो इसी तरह विरेचन की भी इंडिकेशंस हैं, बस्ती की भी इंडिकेशंस हैं। तो ये केवल मात्र मसाज की थेरेपी नहीं है, ये उतनी ही स्पेसिफिक और प्रिसाइज ट्रीटमेंट है जैसे एक सर्जरी है। जितनी प्रिकॉशंस उधर रखनी पड़ती हैं उधर उतनी ही यहाँ रखनी पड़ती हैं। तो जब मानसिक और शारीरिक रूप से आप एकाग्र हो तभी पंचकर्म की के लिए जाना चाहिए। और फिर आप उसका कमाल देखोगे कि पंचकर्म जब आपने एक बार करवाया तो बॉडी आपके अगले 1 साल के लिए एकदम तंदुरुस्त। अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप कभी बीमार होंगे ही नहीं। लेकिन जब ये डिटॉक्स कर देता है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को पूरी तरह निकाल देता है, तो सेल रिजुविनेट हो जाते हैं दोबारा और यूथफुलनेस बनी रहती है। इसको एक तरह से आप समझिए कि जैसे गाड़ी की ओवरऑलिंग हम टाइम टू टाइम करवाते हैं ना, सिमिलरली पंचकर्मा इज ओवरऑलिंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये आदमियों के लिए ओवरऑलिंग का एक सिस्टम है। जी सर, हमने ये भी सुना है कि आप कैंसर पेशेंट्स को भी ठीक कर रहे हैं आज के टाइम पे और उनको सपोर्ट करते हैं जी। तो उसमें आपको आयुर्वेदा कैसे हेल्प कर रहा है उनको ठीक करने में? देखिए, इस वक्त वो स्थिति है जहाँ पे सारी साइंसेस को इंटीग्रेटिव अप्रोच के साथ में काम करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँ, जब आप कैंसर की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई और बहुत एक्सपीरियंस लोग भी हों आयुर्वेद में जो ये कहते हो कि हम मतलब बिना किसी दूसरे इंटरवेंशन से कर लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेजेस की बीमारी है। यूजुअली जब भी आयुर्वेद में कोई कैंसर का मरीज आता है तो वो बड़े ऑलरेडी बहुत कुछ करवा चुका होता है और लास्ट स्टेज में होता है। उस वक्त लोग आयुर्वेद की तरफ देखते हैं, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई भी डॉक्टर चमत्कार की उम्मीद नहीं दे सकता है। तो हम जहाँ पे आयुर्वेद में कैंसर की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, स्पेशली अथर्वा आयुर्वेद पे, हम एक डिफरेंट कैटेगरीज पे काम करते हैं। कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे हमें लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन की मदद ली जा सकती है, सर्जरी के माध्यम से, कीमो के माध्यम से। फॉर एग्जांपल कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में अगर कोई यंग स्टेज पे पेशेंट आता है तो डेफिनेटली हम उसको कहते हैं कि ये सारी एनालिसिस करवाने के बाद में आप सर्जरी और जो भी रिकमेंडेड ट्रीटमेंट्स हैं वो करवाइए। और उसके बाद और उसके साथ में कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो कीमोथेरेपी और उसके जो नुकसान होते हैं बॉडी में, उसके लिए हम एडजुवेंट प्रोटोकॉल्स आयुर्वेद के बना देते हैं ताकि उनके साइड इफेक्ट ना हो और पेशेंट अच्छे से अपनी ट्रीटमेंट पूरी कर पाए। और जैसे ही वो ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है, हम एज अ फॉलोअप प्लान उस पेशेंट को आयुर्वेद की ट्रीटमेंट्स पे डाल देते हैं ताकि रीअकरेंस के चांसेस कम से कम हो। और इसी तरह के कुछ और पैलेटिव केयर के आते हैं जहाँ पे कह दिया गया है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो हम आयुर्वेद के माध्यम से उस पेशेंट की अग्नि पे काम करते हैं, उसका सिम्टम्स पे काम करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ विद गुड क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ आप 100% गारंटीड कभी नहीं कह सकते कि आयुर्वेद ही एक ऐसा शास्त्र है जिसने कैटेगराइज किया डिजीज को साध्य, असाध्य, विचित्र साध्य। मतलब ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती है, या मुश्किल से हो सकती है, या इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो जब इतना बैलेंस कर दिया तो हमें साध्य असाध्य को देखना ही है। कभी चमत्कारिक रूप से हम ये नहीं कहते कि मैं शर्तिया ठीक कर दूंगा। तो मॉडर्न साइंस के पैरामीटर्स को अपनाते हुए हम आयुर्वेद की चिकित्सा देते हैं। ठीक है। तो सर, ये जो कैंसर पेशेंट्स आते हैं उनके लिए मेंटल वेलनेस कितनी इम्पोर्टेंट है? जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कैंसर का नाम कोई पेशेंट सुनता है, पेशेंट सुने या उसके अटेंडेंट सुने, ये एक तरह का ट्रोमा है पूरी फैमिली के लिए। शॉक में चले जाते हैं लोग, कैंसर का नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं। अब आयरनी है, इंडिया में जो काउंसलिंग का पार्ट है वो मिसिंग है। डॉक्टर कभी उस फैमिली का पार्ट बन के बात नहीं करता, वो कमर्शियल बात करता है कि कीमो करवा लो, रेडिएशन करा। जब उससे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो कहता है मतलब कुछ कह नहीं सकते, मे बी 10%, 50%, बट दैट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल नंबर। क्योंकि कभी भी इस तरह के पैरामीटर्स तब जब बनाए जाते हैं तो वो
वो ना वो एवरेजेस के ऊपर बनाए जाते हैं कि इस तरह के मरीज 6 महीने जिंदा रहते हैं, 1 साल रहते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो 6 भी नहीं रहते और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 साल भी रहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो आता है वो आता है मेंटल वेलबींग का फॉर बोथ पेशेंट एंड अटेंडेंट। क्योंकि जब अटेंडेंट की बात कोई सुनेगा ना, क्योंकि वो बेचारा सफर कर रहा है कि उसका मेरा मेरा क्लोज रिलेटिव, मेरा बहुत ही जानने वाला या जिनसे बहुत प्यार करते हैं लोग, वो सफर कर रहा है, वो पीड़ा को तो सफर नहीं कर पा रहा लेकिन मानसिक पीड़ा है उसे भी, वो चाह रहा है कि मैं कुछ करूं इसके लिए, लेकिन उसके लिए कोई नहीं होता वहां पे। तो उस स्टेज पे हम पेशेंट और अटेंडेंट्स को डिफरेंट लेवल पे काउंसलिंग हम करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा ऑप्शन बता दिया जाता है लेकिन उसका फाइनेंशियल बर्डन बहुत है, और वो पता है डॉक्टर को भी कि मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा कह दे कि किसी को 14 लाख का इंजेक्शन लगेगा और उससे पूछे कि कितने दिन के एक्सेप्ट, वो कितने दिन हम सोच सकते हैं, वो कहता है ठीक है 2-4 महीने। तो उधर वो फाइनेंशियल बर्डन भी आता है उस पर, वो कैसी चीज़ें अरेंज करनी है, लेकिन उधर कोई एश्योरिटी भी नहीं होती है। तो कहाँ वो जाए, किस मेंटल स्टेट पे रहे। तो जब इस तरह का माहौल पूरे घर में होगा तो आप समझो कि वो नेगेटिविटी के सराउंड में जब पेशेंट उस नेगेटिव एनर्जी के से घिरा रहेगा तो उसकी हालात कैसे होने वाले हैं। तो उस हालात को ठीक करने के लिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद वहाँ पे भी सत्व विजय चिकित्सा बताते हैं, चाहे मंत्रों के साथ हैं, और पेशेंट्स को कैसे खुश रखा जाए, उसको कैसे अलाइन किया जाए, अच्छी डाइट दी जाए, अच्छा सात्विक आहार होगा तो वो पचेगा और उसका मेंटल लेवल ठीक रहेगा, प्राणायाम हो, योग के माध्यम से हो। तो ये सारी अब इंटीग्रेटिव अप्रोच फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट लगभग वर्ल्ड के हर एक देश में उसको अपनाना शुरू कर दिया गया है। अमेरिका जैसी कंट्रीज में तो स्पेशल एक ब्रांचेस बन गई हैं जिसे कैम्स कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक स्पेशल ब्रांचेस हैं जहाँ चाइनीज मेडिसिन हैं, योगा है, नेचुरल, और जी, क्योंकि हर एक कंट्रीज के पास अपना कुछ फोक नॉलेज जरूर होता है। तो वो सब कुछ ना कुछ, ये कहा जाता है कि 70% ऑफ द कैंसर पेशेंट्स कभी ना कभी किसी स्टेज पे कोई ना कोई अल्टरनेट थेरेपीज जरूर अपनाता है, चाहे कोई तुलसी के पत्ते खा रहा हो, कोई कुछ किसी को बता रहा हो। तो ये एक एक्सेप्टेड अप्रोच है। अभी इंडिया में भी WHO ने भी इस इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट्स को अब अपनाना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि कैसे आयुष को इंटीग्रेट किया जा सके कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ एक तरफ कीमो से कर दिया, पेशेंट्स को ठीक करके बोल दिया जाता है कि अब आप ठीक हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रिकरेंस के। वहाँ पे अगर आयुर्वेद या इसी तरह की और मॉडलिटीज उस पेशेंट पे काम करें तो उसको लॉन्ग लाइफ मिल सकती है। बट स्टिल इस पे रिसर्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सक्सेसफुल केसेस का डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिविजुअल लेवल पे तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म पे ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी बात इसलिए खींची है क्योंकि ये बहुत ही गहन विषय है। इस पे हम थोड़ा सा कम शब्दों में बात करना मुश्किल है क्योंकि इस पे बहुत डिटेल्ड है। हमने बहुत सारे, हमारे गुरुजी वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी, वो एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस डिजीज पे काम करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच का सहारा लिया है और पेशेंट्स को मॉडर्न क्राइटेरियाज के हिसाब से वैलिडेट किया, ट्रीटमेंट्स के बाद भी और पहले भी। तो वैसी अप्रोच की ज़रूरत है आज के इसमें। हमारे आयुर्वेदा में भोजन को कैटेगराइज किया गया है सात्विक, तामसिक, राजसी भोजन में। तो ये जो भोजन का इम्पैक्ट आपके शरीर पे कैसे पड़ता है? देखिए, भोजन का इम्पैक्ट क्योंकि भाव है ना ये, ठीक है, सात्विक भोजन है। आपको, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मांसाहार नहीं करना है या वो जो करते हैं ठीक है, बट एक तो देख के क्या फील आता है, डू यू फील हैप्पी उस भोजन को देख के? अगर मांसाहार की बात कर रहे हैं हम तो देख के तो खुश नहीं होते, ठीक है बन गया तो लोग खाते हैं, जो खाते हैं वो खा लेते हैं। आप कोई एक चीज के बारे में सोचो, इमली के बारे में 2-3 मिनट इमली के बारे में सोचो, तो क्या खाया तो नहीं आपने, लेकिन वो सेक्रेशंस तो होने लग जाती हैं ना। तो ये सिर्फ तो बात करने का इम्पैक्ट हो रहा है हमारे में। तो अगर जो भोजन रीहीटेड हो, डीप फ्रीजर में रखा गया हो, या उसको हम बार बार गर्म कर रहे हो, या जो अच्छे भाव से नहीं बना हुआ हो, चाहे वो वेजिटेरियन ही हो, मैं उसको भी तामसिक ही कहूँगा। जरूरी नहीं है कि मांसाहार को तामसिक कहूँगा। अगर
वेजिटेरियन भोजन भी अगर अच्छे भाव से नहीं बना है, जल्दबाजी में बना है, अच्छे इंग्रेडिएंट से नहीं बना है, तो वो तामसिकी है। और उसका इम्पैक्ट बॉडी के फिजिकल पैरामीटर्स पे तो होता ही है, मानसिक पैरामीटर्स पे भी होता है। तो अगर तो वो भोजन अच्छे से पचने वाला सुपाच्य भोजन, अगर आप भारी खाना खाते हैं तो रात को अगर पार्टी थी और बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो अगला दिन सुबह कैसे होती है हमारी? लेथार्जिक, उठने का मन नहीं करता। तो मानसिक भाव भी हमारे इम्पैक्ट हो जाते हैं। बॉडी के तो हुए ही हैं, डाइजेस्ट नहीं हुआ था, मोशन क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मन भी अच्छा नहीं होता। तो अब देख ही रहे हो कि भोजन का इम्पैक्ट दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से होता है। तो अच्छा सात्विक भोजन वही है जो अच्छे से बना हो, अच्छे इंग्रेडिएंट से बना हो, और बहुत ही मतलब प्यार से उसको खिलाया जाए या खाया जाए। उस वक्त उसका क्रिटिसिज्म ना हो, ये क्या बना दिया, ऐसा भी हो। जैसे कोई मान लो पेशेंट है, बहुत लंबे समय से बेचारा एक ही तरह का भोजन खा रहा है और उसको चिढ़ हो गई है उससे, तो क्या उसको नरिशमेंट देगा? नहीं देगा। तो उसको मतलब कुछ ऐसा भोजन बना सकते हैं हम, कुछ इनोवेशन करके, कि वो उसको पसंद भी आए और वो खाए भी। मतलब बीमार होके परहेज का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बोरिंग खाना खिलाया जाए। और अच्छा भोजन हमेशा ये नहीं है कि उसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा हो या उसमें तेल ज़्यादा हो। बहुत ही हेल्दी खाने भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, अच्छे देखने में भी हो सकते हैं और खाने में भी अच्छे हो सकते हैं। तो जो भोजन आपके मन को भाए, आपको प्रसन्नता दे, पेट को हल्का रखे और 2-3 घंटे बाद आपको दोबारा से भूख लगे, उसी को मैं सात्विक और सुपाच्य भोजन कहता हूँ। जी। सर, फेमस सेइंग है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे कि 25 से ज़्यादा कंट्रीज के पेशेंट जो हैं वो आपके पास आते हैं। इंडिया में सर आयुर्वेदा को बोलते तो सभी हैं, लेकिन मानते उस लेवल पे नहीं है जितना इंटरनेशनली अडॉप्ट कर रहे हैं लोग। जी। तो इसकी वजह से बेनिफिट नो डाउट इंटरनेशनल लोगों को बहुत होगा, फॉरेनर्स को हो रहा है आज के टाइम पे, वो हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारे कल्चर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है और हमारी जो हेल्थ है उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, ऐसा हुआ कि ना पिछले आप समझो 40-50 सालों के बाद, आज़ादी के बाद ही आयुर्वेद पे जो काम होना था वो हुआ नहीं। उससे पहले तो लोग आयुर्वेद पे ही जाते थे। जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह के हमारे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए थे, वैसे हुए नहीं। और धीरे धीरे आधुनिकता का बोलबाला ज़्यादा होने लग गया और मॉडर्न साइंस ने उस वक्त तक एडवांसमेंट ज़्यादा कर ली। कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली औषधियाँ, इंजेक्शंस, उसकी डेवलपमेंट होने लगी। और मॉडर्न और आयुर्वेद कहीं ना कहीं उस दौड़ में पीछे रह गया, साइंटिफिक अप्रोच को अपनाने में। जो लोग काम कर रहे थे वो कर ही रहे थे, लेकिन जन जन तक नहीं पहुंचा ये। अब जाके दोबारा पिछले 1-2 दशकों से अब दोबारा इसका रुझान बढ़ने लगा। बट फिर क्योंकि एक पीढ़ी तो बिना उस नॉलेज के ही चली गई ना, और उसको ये सिखा दिया गया कि ये एक ऑर्थोडॉक्स है, अनसाइंटिफिक है, प्लेसिबो होता है। तो जब उसको सुनते सुनते लोग बड़े हो गए और ये कहा कि ये साइंटिफिक है, जबकि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद सबसे ज़्यादा वैलिडेटेड साइंस है और ऑब्जर्वेशन पे आधारित साइंस है। हाइपोथेसिस के पे आधारित साइंस नहीं है कि अभी मेरे मन में कोई विचार आया और मैंने सोचा अच्छा ये और एक साइंस। ये ऑब्जर्वेशन है कि एक मनुष्य के लिए क्या क्या ठीक हो सकता है, उसको रिफाइनिंग करते करते करके उसका एक सिद्धांत बनाया। उसको आज तक इतने हजारों सालों के बाद में भी उन सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रचार तंत्र के उसमें वो उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, और कुछ आधुनिकता के या कुछ कॉन्स्पिरेसी, और आप समझो ये भी हुआ, लोगों को उससे दूर ले गए, हमारे ट्रेडिशनल सब तरह के नॉलेजेस से दूर ले जाया गया हमें, क्योंकि वो हमारा रिच हेरिटेज थी। हमारे कल्चर, हमारे संस्कार, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो नहीं रह गया है। तो उसी का इम्पैक्ट आयुर्वेद पे भी हुआ कि अब लोकल लोगों पे उसका नहीं है कि अनसाइंटिफिक मांगते हैं। और वही लोग जो फॉरेन में पहले इसका दुष्प्रचार हुआ, अब वो लोग इसको अपनाना शुरू कर दिया है। वहाँ पे रिसर्च भी कर रहे हैं, वहाँ पे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं और खुद ट्रीटमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन भारत में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। अब जाके दोबारा से अब एक पीढ़ी उससे गुजरेगी, उनको पता चलेगा कि आयुर्वेद भी एक शास्त्र है, तो फिर इसको हमें अपनाना है। बट इसको सिर्फ वेलनेस तक नहीं रोकना चाहिए, ये एक ट्रीटमेंट
की पद्धति है, नॉट ओनली वेलनेस। बिल्कुल सर। तो सर, जो बच्चे अभी 12th के बाद आयुर्वेदा को एज अ करियर ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये प्रश्न मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे मन के करीब है। बहुत सारे पेरेंट्स कुछ एडवाइजेस लेते हैं हमारे से कि क्या बच्चे को आयुर्वेद में ले जाना चाहिए। परिस्थितियां ऐसी हैं इस समय कि एक आयुर्वेदा डॉक्टर, बहुत सारे, मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं करूँगा, बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, लेकिन अब वो हमेशा बेचारा एक अनवांटेड की तरह, स्टफ की तरह ही रहा, क्योंकि जब उसने 12th के बाद में उसकी इच्छा थी मैंने डॉक्टर बनना, नहीं मिल पाया तो ये आयुर्वेद में आ गया है। कोई अपनी इच्छा से, बहुत कम लोग आ पाते हैं आयुर्वेद में। अब शायद थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा है, लेकिन 10-15 साल पहले बात करें तो लोग इसको सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन की तरह ही लेके चल रहे थे, उन्होंने कभी उसको अपनाया ही नहीं। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की फील्ड जितनी वास्ट है, ऐसे शायद ही कोई शास्त्र होगा। मैं, आप कह रहे हो कि मैं, हम बात करें कि 25 कंट्री, एक छोटी सी जगह कांगड़ा के कोने में आप देखोगे कि हम, मेरा क्लिनिक देखोगे, कहीं विजिबिलिटी भी नहीं है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं। क्या कोई सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन के लिए कोई आ सकता है? मैं तो एक छोटे से प्लेस पे, छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बैठा हूँ। तो अगर आप में काम करने की वो ज़ील है और इस शास्त्र को बिल्कुल आप एकदम अपना लोगे और इसको बिल्कुल पढ़ोगे और क्या क्या चीज़ें इसमें है उसको, उस पद्धति को सीख लोगे, तो इसकी लिमिट नहीं है। मतलब वर्ल्ड वाइड इसकी अप्रोच पे काम हो रहा है आज, और लोग जा सकते हैं। और भारत उसकी एक तो हब है, तो जहाँ पे आपको इतनी बड़ी आबादी है, तो स्कोप इसमें इतना है। तो मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स को अगर आयुर्वेद अपनाना है तो उसको फिर पूरे मन से अपनाना पड़ेगा, आधे अधूरे मन से नहीं। जो आधे अधूरे मन से इसको अपनाएंगे तो पूरी लाइफ वो रिग्रेट करते रहेंगे इसको, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आयुर्वेदा डॉक्टर बन गया, क्यों है। तो अगर अपनाना है तो इसमें लिमिटलेस स्कोप है, लिमिटलेस, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो यश हो। तो एक छोटा सा संस्कृत की कोट है जिसमें यह कहता है कि ये आयुर्वेद शास्त्र ऐसा है जिसमें सब कुछ, यश, धन, मैत्री, सब कुछ मिलता है, बट अपनाना तो पड़ेगा। इसलिए इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको नीट या इसमें कुछ कम परसेंटेज भी आपको, क्योंकि ऐसा बना दिया गया है कि हायर परसेंटेज, जब भी नीट की बात करते हैं तो कोई बीएमएस नहीं कहता है, सब एमबीबीएस बोलते हैं। जब नहीं मिलता है तो कुछ लोग छंट के उसमें से एमबीबीएस बीएमएस की तरफ चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ इतनी मेहनत करो कि आप एमबीबीएस छोड़ के बीएमएस की तरफ आने लगो। जब ऐसा होगा तब उसको लोग अपनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइनर इसमें आ रहे हैं, सिर्फ बचे हुए लोग नहीं आते। तो आप इसको अपनाओ, लिमिटलेस स्कोप है इस फील्ड में। ठीक है जी। सर, जब लोग बीएमएस कर लेते हैं जी, इंडिया में, शायद उनको वो चीज़ नहीं मिल रही जो उनको फॉरेन में जाके मिल रही है, जी, चाहे वो इनकम वाइज हो, चाहे वो रेपुटेशन वाइज हो। जी। तो ऐसे क्यों हो रहा है इंडिया में कि यहाँ के बच्चे जो है फॉरेन में जाके सेटल हो रहे हैं, जो आयुर्वेदा यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या तो रीजन? मैंने जो भी कहा कि तो वो पिछले 40-50 सालों में जो दुर्गति हुई, और इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है, और उस चिकित्सा पद्धति के ऊपर ना कोई साइंटिफिक डेटा बना। लोग देखेंगे ना, जब कोई एक नया यंग डॉक्टर बन रहा है, तो वो अगर रिजल्ट देखेगा, वो देखेगा कि इससे लोग ठीक हो पा रहे हैं और मुझे मेरी जीवन शैली जीने के लिए क्वालिटी लाइफ मिल रही है, तो क्यों छोड़ के जाएंगे लोग? वो नहीं हो पा रहा है अभी। एक तो पहले इंस्टीट्यूट्स, सिस्टम, सीखने वालों का एप्टीट्यूड भी अच्छा नहीं है उस तरफ को, और मतलब मैंने वही कहा ना कि अनवांटेड मटेरियल या अनवांटेड स्टफ इस तरफ आने लग गया, तो वो हो गया। तो इसके बावजूद बाहर में अब लोगों ने उसको अपनाया, अच्छे इंस्टीट्यूट बनने लगे, लोगों को अच्छी सैलरीज, या उनका वहाँ पे जो अपना भी काम कर रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल अच्छा होने लगा, तो लोगों को लग रहा है कि वहाँ बेहतर हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, हमें बाहर से लोगों को यहाँ लाना चाहिए, ना कि यहाँ से बाहर लोग जाएं। तो अगर ये होगा, जैसे ये हिमाचल स्टेट है हमारी, तो यहाँ पे अगर हम हेल्थ टूरिज्म को अट्रैक्ट करें, आयुर्वेद को, केरल ने बहुत काम किया और इकोनॉमी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। हिमाचल एक ऐसी स्टेट है, अगर आयुर्वेद के
माध्यम से यहाँ हेल्थ टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाए तो ये एक सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बन सकती है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, अच्छे इंस्टीट्यूट्स बनाने पड़ेंगे जहाँ से लोग सीख के आए और यहीं रहें, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि लाइफस्टाइल, अच्छी सैलरी, अच्छी उनको जीवन शैली मिले तो यहाँ से कौन जाएगा। बिल्कुल सर। तो लोगों से जनरली आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि एलोपैथी दवाइयों का जो एक असर है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू आयुर्वेदिक मेडिसिन, कि वो जी। स्लो असर दिखाते हैं। आपको क्या लगता है, ये मिथ है या इफेक्ट है? देखिए, हर एक साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं और अपने इम्पैक्ट्स हैं और लिमिटेशंस भी हैं। तो वैसे मॉडर्न मेडिसिन का है, वैसे आयुर्वेद का भी है। डेफिनेटली उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है, चाहे सर्जिकल प्रोसीजर्स जितने हैं, चाहे उनके डायग्नोस्टिक टूल्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं। ये एक भ्रांति है कि आयुर्वेद स्लो है। आयुर्वेद स्लो नहीं है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आयुर्वेद को लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, मतलब जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं आयुर्वेद करवा लो, जबकि इससे उल्टा होना चाहिए। हर एक एक्यूट इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, सब पेशेंट्स आयुर्वेद के माध्यम से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, और वहाँ पे ही आयुर्वेद चिकित्सा का यूज़ कर लिया जाए तो वो बीमारियाँ अगली स्टेज पे नहीं जाएंगी और बहुत सारी लाइलाज बीमारियों में कन्वर्ट नहीं होंगी। पर होता क्या है कि पहले हम उनको कुछ दूसरे तरीकों से ठीक करते रहते हैं, वहाँ पे जब ठीक नहीं होता तो फिर तब आयुर्वेद में आते हैं, और जब क्रॉनिक बीमारी होगी तो उसको एक दिन में ठीक करने का जिम्मेवारी कौन ले सकता है? वो कोई भी शास्त्र हो, वो कोई आयुर्वेद की बात नहीं है। वो कोई भी मान लो घुटने हैं, उस स्टेज पे लेके आप आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाते हो जहाँ बिल्कुल फ्यूज हो चुकी हैं हड्डियाँ और बिल्कुल एकदम अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो आयुर्वेद को डॉक्टर कोई चमत्कार एक दिन में तो नहीं कर पाएगा। उसको भी पंचकर्म या उस माध्यम लेके उसको समय चाहिए ना। तो वो उससे आप कहोगे कि आप स्लो हो तो कैसे हो पाए, जब हड्डी आपकी जुड़ चुकी है और आपको एकदम ऑपरेशन की जरूरत है, तो वहाँ आयुर्वेद से आप उम्मीद कर रहे हो कि ओवर द नाइट वो चमत्कार करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट ये टोटली भ्रांति है कि आयुर्वेद स्लो है। बहुत सारी बीमारियां अगर डॉक्टर सही से डायग्नोज करता है और सही मेडिसिन दी जाती हैं और पेशेंट आहार विहार जो डॉक्टर द्वारा बताया गया था उसको फॉलो करे तो वो भी तो वो भी उतनी ही जल्दी उसको रिजल्ट मिलेंगे जितनी जल्दी किसी और दूसरी पद्धति से मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद स्लो है, इमीडिएट इफेक्ट हैं। हम भी अर्टिकेरिया या जो शीत पित्त या ऐसे बोलते पित्त उतना ही जल्दी एक ही मेडिसिन से हम भी आधे घंटे के अंदर अंदर उसको रिलीफ दे सकते हैं, जो लोग सिट्राजिन खाते हैं या वो चीज़ें करते हैं। ऐसे नेक्स्ट पेन है जहाँ पे बिल्कुल नेक स्टिफ हो गई है, आयुर्वेद की पोटली मसाज आप करवाइए, इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगा। मरम थेरेपी है जहाँ फ्रोजन शोल्डर हो गया, कंधे ऊपर नहीं उठ सकते, एक ही सेशन आप मरम थेरेपी का करके पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी हमारी पंचकर्म की पद्धति है, विद्ध कर्म है, फ्रोजन शोल्डर है, इवन की गैंग्रीन जहाँ पे पाँव काटने की नौबत आ जाती है, वहाँ पे जलों का जहाँ पे लीच थेरेपी और आयुर्वेद की मेडिसिन के साथ में उनके पाँव को बचाया जा सकता है, गैंग्रीन से बचा जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आयुर्वेद इनसफिशिएंट है या बहुत सारे ऐसी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ वेलनेस पे काम कर रहा है। नो, इट इज़ अ ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट साइंस। तो जहाँ पे अब ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हाँ, हमें लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। जो आपने सीखा है वो आप कहो। और मैं ये भी कहूँगा कि कोई साइंस खराब नहीं है, बस उसको किस स्टेज पे और कहाँ अपनाना है ये हमें जानना जरूरी है। सर, तुम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ आएंगे कि आयुर्वेदा को लेकर आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप आयुर्वेदा को? हाँ, मतलब आयुर्वेद को लेके मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट लोगों का बनना चाहिए। और वो कैसे बनेगा, जब इसका प्रचार प्रसार होगा, वैसे इंस्टीट्यूट्स बने जहाँ प्रॉपर साइंटिफिक वे से लोगों को वैलिडेट किया जाए, उनकी डायग्नोसिस की जाए, उनका ट्रीटमेंट, चाहे तो डायग्नोस्टिक टूल्स का सहारा लेना है तो लिया जाए, बट उसको प्रॉपर सेटअप हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हों आयुर्वेद के। और दो लेवल पे इसके काम होना चाहिए। एक तो कैसे हम छोटे बच्चों को गाइड करें कि स्वास्थ्य कैसे रहना है, और एक उस ग्रुप के जहाँ बीमारियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं उसको ट्रीटमेंट्स कैसे देनी है। तो दोनों प्रिवेंशन के लेवल पे भी और ट्रीटमेंट्स के लेवल पे भी हमें काम करना है।
हमारा कॉन्सेप्ट एक और है कि हॉस्पिटल फ्री लाइफ हो, तो वो इस पे का है। और अगर जहाँ ट्रीटमेंट चाहिए भी, तो वो भी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट हो, तो उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। तो अथर्वा का एक फ्यूचर प्लान यही है कि ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए जाएं, प्रोपोगंडा ना हो, प्रॉपर एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट हो जहाँ। चलिए सर, आपसे बात करके मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स